ये पॉलिटी का पार्ट 8 होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट जो होता है उसके अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले मैं पार्ट 1 to 7 अपलोड कर चुका हूं, तो हम देखेंगे। और ये जो लेक्चर होंगे ये दोनों होंगे मैंने एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बनाए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप जो है जब भी ये क्वेश्चन करो तो आपको उस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। मतलब आप पॉलिटी मैं यहाँ पर मतलब बस एमसीक्यू करा रहा हूँ। तो हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमको ये बताना है कि कौन सा शब्द हमारे प्रेम्बल में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। जस्टिस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे प्रेम्बल में किस टाइप की जस्टिस की बात की गई है? देखिए हमारा जो प्रेम्बल है उसमें 3 टाइप का जस्टिस बोला गया है। एक तो सोशल जस्टिस, दूसरा बोला गया है उसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस, ये आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा जो बोला गया है वो हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं, सोशल जस्टिस भी हमारे, इकोनॉमिक जस्टिस भी, पॉलिटिकल जस्टिस है, लेकिन क्या नहीं है हमारे इसमें रिलीजियस जस्टिस नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले देख सकते हो, हिंदी वालों के लिए डी ऑप्शन, हिंदी वालों के लिए भी डी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए डी। ठीक है, हिंदी वालों के लिए धार्मिक न्याय। तो हमारे यहाँ पर धार्मिक न्याय प्रेम्बल में मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आप अगर अपना पढ़ा है, थोड़ा सा भी मतलब पढ़ रखा है, आपको चीजें मतलब पता है, तो आप काफी हद तक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं पता है तो फिर बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पर सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है जो हमारा प्रीएम्बल उसके अंदर, और कौन सा जस्टिस है, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया और इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सोशल, ये सोशल, देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में सोशल, रिलीजन, यहाँ पर देख सकते हो धार्मिक जस्टिस नहीं है, यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल जस्टिस भी नहीं है। तो ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन ये खत्म हो गया। राजनीतिक जस्टिस नहीं है, कल्चरल जस्टिस, सांस्कृतिक जस्टिस नहीं है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। तो मतलब ये हमारे आंसर में नहीं आएंगे। हमारे इसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। तो ठीक है, इसी हिसाब से जो ऑप्शन है वो डी है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? देखिए ये जो ऐसे शब्द होते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ तो आप याद कर सकते हो। जैसे ये वाला शब्द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल को सोल बोला जाता, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। लेकिन ये ऐसे शब्द तो वैसे कम ही पूछे जाएंगे कि भाई ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? क्या फंडामेंटल राइट को बोला जाता है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, या प्रीएम्बल को, या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रीएम्बल को बोला जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को बोला जाता है, इसका जो सी आंसर है। अब ये बात बोली किसने थी, ये जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे पंडित ठाकुर दास। ठीक है, पंडित ठाकुर दास, पूरा नाम इनका भार्गव भी लगाते थे, ये भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने ये बोला था कि ये जो प्रीएम्बल है ये मतलब उसकी इंपोर्टेंस ही बताते हुए कि भाई प्रीएम्बल कितना इंपोर्टेंस है, कि ये सोल है। जैसे एक शरीर के बिना अगर उसकी आत्मा नहीं है तो समझ लो वो शरीर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो शरीर में आत्मा का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो ये तो वैसे क्वेश्चन कम ही चांस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द जो ऐसे नाम के मतलब किसने लिखा था, और कुछ तो आप कर पाओगे लेकिन कुछ तो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जब दो बातें हुई, एक तो यहाँ पर सुन लिया जरा, ये बहुत अच्छा मतलब ये काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दो प्रीएम्बल को लेकर दो क्वेश्चन उठे। प्रीएम्बल को लेकर क्वेश्चन तो ये उठा क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रीएम्बल भी दिखाऊंगा। देखिए प्रीएम्बल ये है, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी दिखाया था। ये जो प्रीएम्बल है यहाँ पर जो राइट साइड में है ये ओरिजिनल है, और ये जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ये वो है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, और ये जो 1976 के बाद का प्रीएम्बल है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा देश बना था उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। छोटे से शब्द, शब्दों का बहुत बड़ा मतलब है। यहाँ पर हर एक शब्द के लिए मतलब किताबें की किताबें लिखी जा सकती हैं, इतने बड़े बड़े शब्द हैं ये। तो सबसे पहले बात की गई कि क्या ये जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। फिर इसको दूसरी बात आई, दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आया कि भाई ये जो प्रीएम्बल है क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रीएम्बल इसका पार्ट है या नहीं है, तो सबसे पहले ये जो मामला आया ये बेरूवारी केस में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेरूवारी केस में 1960, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, क्रोनोलॉजिकल आगे पूछा है। तो ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नॉट पार्ट, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट, मैं बस छोटा सा लिख रहा हूँ, नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला इन्होंने। ठीक है, कि फिर उसके बाद में केशवानंद भारती केस आता है दूसरा। तो केशवानंद भारती केस जब आया, ये केशवानंद, स्पेलिंग थोड़ी नाम की अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकती है। केशवानंद भारती केस ये कब आया था, ये 1973 में आया। तो 1973 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती केस, सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जज बैठे थे इस बेंच के अंदर। तो इन्होंने इस जो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी इसने। ठीक है, बेसिक जो स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तो उसकी डेफिनेशन दी, बहुत बार पूछा गया अलग अलग पीसीएस में, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में। और इस केशवानंद भारती केस में इन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। दूसरा फिर इन्होंने बोला इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी अमेंडेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया जा सकता है, ये सॉरी प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है प्रीएम्बल, और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, 3 चीजें दी इसके अंदर। और फिर उसके बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 के अंदर, और 3 वर्ड को प्रीएम्बल के अंदर जोड़ा गया। कौन कौन से थे, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। जैसा आप एसएससी की तैयारी करते हो ना, तो वैसे ही आप SSI की तैयारी कर लो, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए प्रीएम्बल में। तो इसका जो आंसर है, मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया है कि कौन से पहली बार कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि भाई ये प्रीएम्बल इसका पार्ट है या नहीं है। तो इसको बेरोबारी केस है, और ये 1960 में आया था ये वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as the part of the basic structure of the Constitution? तो जैसे मैंने कहा केशवानंद भारती केस में बोला था ये, इसका जो आंसर है वो डी है। अभी पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन डिटेल से बताई, और ये 1973 में आया था। डेट इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार क्योंकि आगे पूछा गया क्रोनोलॉजिकली। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे जो भारत देश है ये उसका नेचर है। ठीक है, और जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो शब्द दिए गए हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा था, मैंने 2 तो आपको बता दिया। सबसे पहला 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1971 में, और उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1971 में। तो इन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर मतलब हो ये रहा था उस टाइम पर कि जुडिशरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बड़ी भारी टक्कर चल रही थी।
ठीक है, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में पावर स्ट्रगलिंग चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 24, ये 1971 में आया। तो इन्होंने बहुत सारा चेंज करा। तो फिर उसके बाद में केशवानंद भारती केस आया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है केशवानंद भारती केस में 1973 के अंदर। इन्होंने इसमें ये बोला कि भाई ठीक है, पार्लियामेंट को ये बोला कि भाई आप बदल डालो, सारे सब कुछ बदल डालो, क्योंकि जो है पार्लियामेंट हर एक बार बदलती जा रही थी, कुछ ना कुछ बदल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ निकाला इसका, और केशवानंद भारती केस में ये बोला कि ठीक है आप सब कुछ बदल डालो, सब कुछ, लेकिन आप एक चीज नहीं बदल सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हो। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है अलग अलग आए, जब जजमेंट आती रहती है तो बोलता रहता है कि ये पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में है तो आप इसको नहीं बदल सकते हो। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था ये 24 कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में आया। फिर उसके बाद में आता है केशवानंद भारती केस, और फिर उसके बाद में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1942, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, और 1976 में ये आता है। और ये जो गोलकनाथ केस था इसके बारे में याद रखना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है तो, लेकिन इतना भी नहीं है। तो ये जो आया था ये 1967 में आया था। तो क्रोनोलॉजिकली सबसे पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ फर्स्ट। दूसरा कौन सा है? 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड है। फिर कौन सा है? इसके बाद केशवानंद भारती केस आ गया तो दूसरा हो जाएगा, और लास्ट में जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, ये वाला ए आंसर है इसका। ठीक है, तो ये जो है आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। मैं काफी कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें बताऊं, वैसे सॉल्व ही कराता ही नहीं जाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन द preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबरेटेड। देखिए ये जो शब्द दिए गए हैं ना, ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जैसे इक्वलिटी शब्द, इक्वलिटी जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। तो इक्वलिटी शब्द जो इक्वलिटी है कि भाई आपकी जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, और इसके अंदर सोशल जस्टिस के बारे में भी, मतलब जस्टिस के बारे में भी बात की गई है वहां पर, मतलब सोशल इक्वलिटी के बारे में भी बात की गई है। तो एक तो फंडामेंटल राइट जरूर आता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट और चैप्टर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो डीपीएसपी के अंदर भी ये सारी चीजें दे रखी हैं। वैसे ये क्वेश्चन सच बताऊं तो अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और जिनको डेप्थ में पता होगा वे केवल उसी को तो वही सॉल्व कर पा सकते हैं। तो एक तो डीपीएसपी के अंदर ये बात दे रखी है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आपने पढ़ा हो उसको, और क्योंकि वहां पर काफी अच्छे से आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो एक तो इसमें बात दे रखी है फंडामेंटल राइट्स में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये बात दे रखी है कि भाई हमारे यहाँ पर जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल्स बाहर जो ऑब्जेक्टिव्स और इसके आइडियल्स है, प्रियम्बल के अंदर छोटी सी बात लिखी, लेकिन उनको फुलफिल कहाँ कहाँ किया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। तो ये बात याद रखना, आपने रखनी है आपको ये। तो ये जो है इसका आंसर सी है हिंदी वालों के लिए, कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय। तो ये तीनों के अंदर यहाँ पर दे रखा है, इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ। मैंने आपको बताया ये जो है ना, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये हमारा प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है, इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस हैज बीन। देखिए मैंने आपको बताया था जस्टिस हमारे यहाँ पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस प्रियम्बल के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बात यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये काफी मतलब अपने आप में डेप्थ में क्वेश्चन है। तो एक तो प्रियम्बल को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, जैसे मान लो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कुछ और फिर आपको वो सरकार आपके जो है मतलब ऐसा कोई उसके खिलाफ लॉ बना देती है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि देखो भैया हमारा ये जो है ये ऐसे प्रियम्बल में लिखा हुआ है तो आप, और सरकार हमसे ये सारी चीजें छीन रही है तो आप कुछ करो। तो आप जो है एक तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो इसको, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इज इम्पोर्टेंट एंड हैज यूटिलिटी। भैया इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, ठीक है, इसकी यूटिलिटी इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जजमेंट देता है और उसको
प्रियम्बल की जरूरत पड़ रही है तो प्रियम्बल को वो जरूर रीड करता है कि उसका क्या एसेंस निकल रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, डिस्क्राइब्स द एम्स ऑफ द गवर्नेंस। तो देखिए ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं ये एक टाइप की गवर्नमेंट के लिए हुई कि भाई आप जब भी लॉ बनाएं इन सारी चीजों का ध्यान रखें। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर फोर्थ स्टेट हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि हेल्प टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके जो सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है इसका। देखिए ये जो चीजें होती है ना, कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ आप तभी कर पाते हो जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये इन्फोर्सेबल है? देखिए आपको इन्फोर्सेबल नहीं है तो इसको आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ये सही बात है। यहाँ पर यही पूछा था कि व्हाट इज द लीगल स्टेटस, तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, तो ये इसका जो आंसर है वो बी है। इट इज नॉट, इट इज इन्फोर्सेबल, आपको इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, नॉट इन्फोर्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर ये है कि सोशल इक्वलिटी इज नॉट, देखिए ये क्वेश्चन अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा, चीजों को अच्छे से समझा होगा तभी वो कर सकता है। अगर किसी ने ऊपर ऊपर पढ़ी है चीजें तब तो इस टाइप की जो एक अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकती। देखिए सोशल इक्वलिटी इज नॉट एक्चुअली फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर इक्वलिटी दे रखी है, ठीक है कुछ, और उसमें तो उसमें 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी के बारे में बात की गई है। तो वहां पर सोशल इक्वलिटी के बारे में भी बात की है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये हमारे मतलब ये गारंटेड है। गारंटेड का मतलब अगर सरकार या कोई प्राइवेट प्लेयर इंडिविजुअल आपके जो राइट है उनको वॉयलेट करता हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो सोशल इक्वलिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास प्रीएम्बल का जो है पार्ट खत्म हो गया है। अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ में।